एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इस लेक्चर में माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, या जिसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। ये आपके बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आपका फिजियोलॉजी शुरू हो जाएगा। तो इस लेक्चर में आज हम बायोकेमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन क्यों इसे कहते हैं, इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसको माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्ट चेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, दिस प्रोसेस अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया इन विच डिग्रेडेशन मतलब तोड़ा जाता है किसको फैट को, कार्बोहाइड्रेट को एंड प्रोटीन को, अकर्स विच गिव राइज टू एटीपी। इसको तोड़ के किस में कन्वर्ट किया जाता है, इसको तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, जिस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। मैंने आपको कैटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड भी पढ़ाया है, तो उसमें मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, तोड़ के उसको और स्मॉल मॉलिक्यूल बनाया जाता है तो एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन कहते हैं। ठीक, या इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स थ्रू डे एंड नाइट वाइल फोटोफॉस्फोरिलेशन अकर्स ओनली इन डे टाइम। सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की बात की जाए तो ये आपके दिन और रात दोनों टाइम में आपकी बॉडी में परफॉर्म होता है। लेकिन अगर फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात की जाए जो कि प्लांट में होता है तो वो डे टाइम में होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जबकि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स ही सेल्फ फूड का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोसेस सिर्फ, और फोटोफॉस्फोरिलेशन की जो प्रोसेस होती है सिर्फ और सिर्फ प्लांट में होती है। तो अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा माइटोकॉन्ड्रिया में कौन कौन सा प्रोसेस कैसे होता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये इसकी सबसे आउटर लेयर है, ये इसके इनर लेयर है, ये अंदर इसमें क्रिस्टी पाए जा रहे हैं, और इसमें अंदर और स्ट्रक्चर्स राइबोसोम, मैट्रिक्स, डीएनए सब पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इसका मैट्रिक्स होता है, इसमें जानते हैं आप कौन कौन सा प्रोसेस होता है। इसमें इफ़ कंटेन्स पायरुवेट डिहाइड्रेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, इसमें पायरुवेट ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। टीसीए के एंजाइम पाए जाते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोसेस होता है, फैटी एसिड एंड ऑक्सीडेशन होता है, और एमिनो एसिड का ऑक्सीडेशन डीएनए और आरएनए इसमें पाए जाते हैं। ये आपका जो मैट्रिक्स का पार्ट होता है, ठीक, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, और जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक, ये जो आउटर मेम्ब्रेन इसकी होती है, ये क्या होती है, फ्रीली परमिएबल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल और आयंस के लिए। ठीक है, और ये इसमें राइबोसोम इसके मैट्रिक्स में पाए जा रहे हैं। जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, ये क्या होती है, इम्परमिएबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, और कंटेन करती है जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। ये 5 कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 to 4। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स 1 to 4 कैरी करती है, और कॉम्प्लेक्स 5 जिसे कि एटीपी सिंथेज भी कहा जाता है, इसको कंटेन करती है। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप ये देख सकते हैं, ये एक डायग्राम मैंने दिया है सिंपल वे में। ठीक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपके 5 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं। ठीक, 5 कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 4 5। पहले को NADH ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरे को सक्सिनेट रिडक्टेज बोला जाता है, तीसरे को साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, चौथे को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और पांचवें को ATP सिंथेज बोला जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन का ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं NADH NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से 4 प्रोटॉन, यहाँ से 4 प्रोटॉन, और यहाँ से 2 प्रोटॉन। तो ये टोटल कितने प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए। ठीक, तो जो आप वैल्यू हमेशा सुनते हैं कि ATP की वैल्यू NADH अगर है तो 2.5 होगा, और अगर FADH है तो 1.5 होगा। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप 4 प्रोटॉन का मतलब होता है 1 ATP मॉलिक्यूल। ठीक,
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि NADH जो है ये पहले से शुरू होके लास्ट तक में यूज़ होता है, ठीक, लास्ट पहले से शुरू हो रहा है। तो 4 मतलब 1 ATP, फिर 4 प्रोटॉन मतलब 2 ATP और 2 प्रोटॉन मतलब 0.5 ATP, मतलब कि यहाँ NADH पहले कॉम्प्लेक्स से शुरू हो रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, NADH में टोटल 10 हाइड्रोजन, ये 10 प्रोटॉन क्या हो रहा है, निकल रहे हैं, जिसका मतलब क्या होगा, 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये सॉरी 2.5 आएगा। 4 मतलब 1, फिर दूसरे 4 का मतलब 1 और 2 का मतलब 0.5, ठीक। तो ये 2.5 ATP कंटेन करेगा। उसी तरीके से अगर FADH2 की बात की जाए तो ये सेकंड से शुरू हो रहा है, मतलब 4 प्रोटॉन जो ये पहले का है ये यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। तो 4 मतलब 1 ATP और 2 का मतलब 0.5, मतलब 0.5 जोड़ के 1 बनता है तो 0.5 ATP, इसका मतलब 1.5 ATP यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं लास्ट में ATP सिंथेज क्या करता है, ATP को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ADP प्लस PI से ATP बन रहा है। तो अगर NADH की बात की जाए तो वो कितने बना रहा है, 2.5 ATP बना रहा है, ठीक, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर FADH की बात की जाए तो ये सेकंड से शुरू हो रहा है, सक्सिनेट रिडक्टेज से, तो ये क्या कर रहा है, आपके 1.5 ATP बना रहा है। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमेशा बोला जाता है कि 2.5 ATP NADH का मतलब 1.5 ATP FADH का मतलब, तो ये किस बेसिस पे बोला जाता है, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र इस तरीके से हो रहा है, और इस चेन को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्योंकि जब मैं आगे आपको पढ़ाएंगे तो यहाँ से क्या होता है, यूबीक्यूटिन आप पढ़ेंगे, यूबीक्यूटिन H2 पढ़ेंगे, तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और ये क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र एक चेन में हो रहा है, देख रहे हैं आप, पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। इसमें 5 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं, 4 मॉलिक्यूल तक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और फाइनली 5वें मॉलिक्यूल में क्या होता है, ATP आपका रिलीज हो जाता है। तो इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जा रहा है। ये माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, इसलिए इसे माइटोकॉन्ड्रियल, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक चेन के फॉर्म में, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बोला जाता है। ये डायग्राम मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है, और ये नीचे यहाँ पे मैट्रिक्स है, किसका, ये टोटल प्रोसेस किस में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक। सॉरी, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाद इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक, ये आप देख सकते हैं, और ये बाहर की तरफ मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, कैसे ये प्रोसेस चलता है। तो इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ NADH और FADH2 यूज्ड होता है इन फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP के फॉर्मेशन के लिए लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ NADH और FADH2 का यूज किया जाता है। For this reason, term oxidative phosphorylation used to describe energy conversion process। इसकी वजह से क्या बोला जाता है इसको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, ATP प्रोड्यूस कर रहे हैं NADH प्लस FADH2 से, तो इसे ऑक्सीडाइज करके फॉस्फोरस ग्रुप में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक। Electrons are transferred from FADH2 to NADH2 to oxygen through electron carriers present in the inner mitochondrial membrane space। तो ये मैंने आपको बताया कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने वाले कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करते हैं इस तरीके से। जब आप आगे पढ़ेंगे इसमें कॉम्प्लेक्सेस के बारे में तो आपको पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखिए, electron transport process begin when hydride ion removes from NADH and converted into proton and 2 electron, ठीक। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है, जब क्या किया जाता है, NADH कन्वर्ट होता है NAD प्लस में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, और 4 हाइड्रोजन प्लस क्या होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है, यहाँ पे यही बोला गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है, ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन कैरियर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ग्रुप्ड इनटू 4 लार्ज रेस्पिरेटरी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। 4
होते हैं 4 कॉम्प्लेक्स जिनमें ग्रेटर एफिनिटी होती है क्या, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, तो उसे 1 2 3 4 कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है और उनके नाम मैंने आपको आगे ही बताए हैं, अभी फिर बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन स्टार्ट वेरी हाई एनर्जी एंड ग्रेजुअली लूज इट एज दे पासेस अलॉन्ग चेन। स्टार्ट होते हैं ये बहुत हाई, इसमें क्या होता है एनर्जी पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये 4 रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और 5वां है, मैंने चारों के बारे में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है, इसमें कितने सब यूनिट्स पाए जाते हैं और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स कौन से पाए जाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स मैंने आपको बताया था जब होलो एंजाइम्स में आपको प्राची मैम ने पढ़ाया होगा। होलो एंजाइम में एपो एंजाइम, को एंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप्स पाए जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो पहले कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है, NADH कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज, या जिसे NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। इसमें डिहाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है। 46 सब यूनिट्स पाए जाते हैं और इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप पाए जाते हैं वो FMN या FES, मैंने जब वाइटामिन पढ़ाया था तो यहाँ पे उसका नाम FMN का नाम और FAD का नाम मैंने आपको बताया था। सेकंड जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसे सक्सिनेट कोएंजाइम क्यू रिडक्टेज बोला जाता है। इसमें कितने सब यूनिट होते हैं, 4 सब यूनिट होते हैं और इसमें FAD और FES का यूज किया जाता है। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस कॉम्प्लेक्स में FAD का यूज होता है, तो आप यहाँ से बताएंगे कॉम्प्लेक्स सेकेंड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड को एंजाइम क्यू साइटोक्रोम C रिडक्टेज या साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं साइटोक्रोम C रिडक्टेज क्यों बोला जाता है। यहाँ पे देखिए ये साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पास करता है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, साइटोक्रोम C1 रिडक्टेज। ठीक, इसमें कितने सब यूनिट पाए जाते हैं, इसमें सब यूनिट्स के नंबर होते हैं 11 और इसमें हीम और FES एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम ग्रुप या FES एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स 4 में 13 सब यूनिट होते हैं और इसमें हीम प्लस कॉपर प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है। और कॉम्प्लेक्स 5 क्या होता है, ATP सिंथेज होता है। ठीक है, ATP सिंथेज जो क्या करता है, फाइनली सारे NADH और FADH2 को किस में कन्वर्ट कर देता है, ATP में कन्वर्ट कर देता है। इसमें मैं एक डायग्राम आपको यहाँ और दिखाऊंगी। ये डायग्राम दिखाने का मोटो ये है कि एक्चुअल में जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम दिखाया वो इस तरीके से ना पाकर इस तरीके से पाया जाता है। L के शेप में पहला जो कंपाउंड होता है, दूसरा इस शेप में, तीसरा इस तरीके से, ठीक, और चौथा इस तरीके से। फाइनली क्या होता है, ATP फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यहाँ पे ATP होता है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये मैट्रिक्स, यहाँ से आप देख सकते हैं NADH+H+ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, FMN, इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप, फिर FES के पास, FES से फिर ये कहाँ जा रहा है, Q के पास। ठीक, सेकंड में Q क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, जहाँ सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा है। ये प्रोसेस कहाँ यूज होता है, क्रेब्स साइकिल में। ठीक, फिर इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 3 जगह पे हो रहा है, देख सकते हैं आप, FES के पास, फिर साइटोक्रोम B1 के पास, फिर ये साइकिल दोहराई जा रही है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर साइटोक्रोम C के पास होता है, फिर CUA के पास, साइटोक्रोम A3 के पास। फाइनली क्या होता है, यहाँ पे ये H2O रिलीज होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। आप पढ़ेंगे जब ATP सिंथेसिस पढ़ेंगे, यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बताया है 4th स्टेप तक। और फाइनल स्टेप में देखिए ये सिंपल डायग्राम है, H+ यहाँ पे रिलीज होगा और ATP बन जाएगा। ठीक है, ADP + PI से क्या बन जाएगा, ATP बन जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। ये शेप दिखाने का मतलब ये है क्योंकि ये मेनली इसी शेप में, उल्टे L के शेप में क्या पाया जाता है, आपका कॉम्प्लेक्स फर्स्ट पाया जाता है इस तरीके से, ये कॉम्प्लेक्स सेकेंड पाया जाता है। यहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है सक्सिनेट से। ठीक, इसमें फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड अलोंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय रिवर्सिबल रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ FES क्लस्टर कोएंजाइम Q एंड हीम एंड कॉपर आयन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू रिवर्सिबल मैनर में, मतलब कि रिवर्स ये होता रहेगा, FES के क्लस्टर कोएंजाइम Q, हीम और कॉपर आयन के थ्रू होता है, जो मैंने आपको दिखाया। Each carrier accept electron pair with less reduction potential and transfer to a carrier with more reduction potential। क्या होता है, जब ये एक्सेप्ट करता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत लो होता है, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करता है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। दस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर फेवर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इसलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है क्योंकि जब आपने लिया तब तो बहुत क्या था, वो बहुत लेस था, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ते जाएगा उसका रिडक्शन प्रोसेस और बढ़ता जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये आगे की तरफ ही भागेगा। ठीक,
इसी वजह से यूनिडायरेक्शनल फ्लो फ्रॉम NADH टू FADH टू O2 होता है, ठीक है। NADH से FADH फिर O2, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं 4 प्रोटॉन फिर यहाँ पे 2 प्रोटॉन, इस तरीके से इसका ट्रांसफ़र होता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फिर कॉम्प्लेक्स 4 के बारे में पढ़ेंगे, क्यू साइकिल पढ़ेंगे, फिर कीमियो ऑस्मोटिक थियरी के बारे में पढ़ेंगे, ATP सिंथेज पढ़ेंगे, इसमें F1 डोमेन F0 डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर फाइनली हम लोग पढ़ेंगे ATP का सिंथेसिस किस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं ATP की सिंथेसिस किस तरीके से होती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँगी ATP आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक। ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है इसमें पूरा पढ़ाया जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही मैंने ओवरव्यू एक बताया है। कल हम लोग इसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से कॉम्प्लेक्स फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेकंड का ट्रांसपोर्ट होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा इसे माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, ATP रिलीज होता है, इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट एक चेन में होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।